In 1936, J.M. Keynes had written a famous book, General Theory of Employment, Interest and Money, and started a new era of the economics, that is macroeconomics. In his famous book, J.M. Keynes had established a new approach to determine equilibrium of the economy, that is also known as determination of income, output and employment. Today we are going to discuss about the aggregate demand. Hello guys, I am Umesh Kumar Upadhyay. Now you are watching your own channel, Masters Academy for Economics. So let's begin. एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर दैट ऑल हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लान टू स्पेंड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। कहने का मतलब है कि एक फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, इस दौरान एक इकोनॉमी के जितने भी हाउस होल्ड के मेंबर हैं, फर्म्स है, गवर्नमेंट है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो मेंबर्स हैं, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर प्लान करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में जानना जरूरी है कि एग्रीगेट डिमांड हमेशा क्या होता है? प्लान्ड होता है, यानी कि डिजायर्ड होता है। किसी भी इकोनॉमी में 4 फंक्शनल सेक्टर होते हैं। पहला हाउस होल्ड, दूसरा फर्म्स, तीसरा गवर्नमेंट और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन चारों के बेस पर एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट बनते हैं। देखिए लिखा हुआ है एग्रीगेट डिमांड यानी एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी और एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट। अब हम क्या करते हैं कि एक एक कंपोनेंट को अलग अलग से स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर refers to the total expenditure that all households are willing to incur on the purchase of the goods and services in a given year या in a accounting year। कहने का मतलब है कि हाउस होल्ड के सारे मेंबर्स एक फाइनेंशियल ईयर में फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर प्लान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। हाउस होल्ड का जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो डिटरमाइन होता है डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? पर्सनल इनकम में से जब हम पर्सनल टैक्स यानी कि इनकम टैक्स को माइनस कर देते हैं, तो जो इनकम बचती है हाउस होल्ड के पास, उसी को ही हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसका एक्सपेंडिचर है? फर्म्स का एक्सपेंडिचर है। देखिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिजायर डिमांड फॉर द कैपिटल गुड्स बाय प्राइवेट इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग अ गिवन ईयर या ड्यूरिंग अ फाइनेंस ईयर। प्राइवेट इन्वेस्टर्स यानी कि फर्म्स एक फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल गुड्स को परचेज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करना चाहती हैं, यानी कि जो एक्सपेंडिचर करने का प्लान करती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड या उसी को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या उसी को हम कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या उसी को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता फिक्स कैपिटल, दूसरा है चेंज इन स्टॉक। किसी भी फर्म का जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है उसके मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर और साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। जैसे फर्म्स
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है, उसी तरह से गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है। जैसे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, ठीक उसी तरह से गवर्नमेंट भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। इस तरह से अगर हम गवर्नमेंट के डिमांड या गवर्नमेंट के प्लान्ड एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो वो दो तरह का होता है, एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। देखिए नेट एक्सपोर्ट refers to या represents the demand of the rest of the world for goods and services of an economy in a given year या given financial year। एक फाइनेंशियल ईयर में फॉरेन कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं या जो एक्सपेंडिचर करने का प्लान करते हैं, उसी को हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है? विलिंगनेस ऑफ द फॉरेनर्स टू बाय डोमेस्टिक आउटपुट। हमारे आउटपुट को परचेज करने के लिए जो फॉरेनर की जो विलिंगनेस है, जो इच्छा है, जितना वो खर्च करने का प्लान बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? विलिंगनेस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी या डोमेस्टिक रेजिडेंट्स टू बाय फॉरेन आउटपुट। इंपोर्ट मतलब होता है कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट यानी डोमेस्टिक रेजिडेंट्स फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करने का प्लान करते हैं, उसी को हम कहते हैं इंपोर्ट। देखिए ये जो नेट एक्सपोर्ट है, जो कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का कॉम्बिनेशन है, ये डिपेंड करता है कि टैरिफ क्या चल रहा है, यानी कि कस्टम ड्यूटी क्या चल रही है, साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज का क्या रेट चल रहा है। अब देखिए टू सेक्टर मॉडल में हम एग्रीगेट डिमांड को एक शेड्यूल से देखते हैं। देखिए आपके सामने एक शेड्यूल है, एक तरफ जो है इनकम है, फिर कंजम्पशन है, फिर इन्वेस्टमेंट है, फिर एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर मॉडल में C प्लस I यानी कि दो कंपोनेंट उसके हैं, एक है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी कि टू सेक्टर मॉडल मतलब ये हो गया कि हमने अपने मॉडल में केवल और केवल हाउस होल्ड को और फर्म्स को इंक्लूड किया है। देखिए इनकम 0 है, 40 है, 80 है, 120 है, 160 है, 200 है, 240 है। तो कंजम्पशन 20 है, 50 है, 80 है, 110 है, 140 है, 170 है और 200 है। इन्वेस्टमेंट आपका 20 पे क्या है? कांस्टेंट है। वैसे तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट भी दो तरह होता है, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहां पे जेएम कीन्स ने केवल और केवल जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड किया है, इसीलिए यहां पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमेशा जो है कांस्टेंट है। कंजम्पशन को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप जानते रहिए कंजम्पशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, एक होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इन दोनों को मिलाकर यहां पर कंजम्पशन बना हुआ है। इस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को मिला के एडी बना हुआ है, जो कि है C प्लस I। 0 पे एडी है आपका 40, 40 पे है 70, 80 पे 100, 120 पे 130, 160 पे है 160, 200 पे है 190 और 240 पे है 220। इस शेड्यूल को देखकर ये पता चलता है कि इनकम और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कहने का मतलब है जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट भले ही कांस्टेंट हो, उसका इनकम से कोई रिलेशन ना हो, लेकिन कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का जो टोटल है एग्रीगेट डिमांड, ये भी इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है और एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है। यानी कि इनकम, कंजम्पशन और एग्रीगेट डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। इसी तरह से देखिए अब आपके सामने एक डायग्राम है, जिस डायग्राम में आपका I है, I यानी कि जो है इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपका कांस्टेंट है, इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है। उसके बाद आपको C कर्व दिखाई दे रहा है। C कर्व आपका जो है ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन को मिला के बना हुआ है।
ये 20 से निकला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि 20 के बराबर आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी है और 20 के बराबर आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी है। और इस सी और आई को मिला के आप देखिए तो एग्रीगेट डिमांड कर्व बना हुआ है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई है। अगर ये 2 सेक्टर मॉडल ना होता, अगर 3 सेक्टर मॉडल होता तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू होता सी प्लस आई प्लस जी। अगर 4 सेक्टर मॉडल होता तो ये होता सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो देखते रहिए, जैसे जैसे जो है इनकम बढ़ रही है, आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड है, जो ये शो कर रहा है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आगे इसी कंटिन्यूटी में इस यूनिट के नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।